हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक एकांकी के लेसन सूखी डाली इस लेसन की रीडिंग करेंगे। बच्चों, इस लेसन के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। बच्चों, सूखी डाली एक ऐसी एकांकी है जो हमें परिवार की असली ताकत समझाती है। इसमें परिवार को एक पेड़ के जैसा माना गया है और परिवार के सदस्यों को उसकी डाली की तरह। अगर डालियां साथ रहती हैं तो पेड़ मजबूत रहता है, लेकिन अगर कोई डाली टूट जाए तो पेड़ कमजोर हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही बड़े परिवार की है जहां सब लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं। परिवार के मुखिया दादाजी हैं, जो पूरे परिवार को एक पेड़ की तरह मानते हैं और कहते हैं कि परिवार के सदस्य उस पेड़ की डालियों के जैसे होते हैं। लेकिन उस परिवार में समस्या तब शुरू होती है जब घर में नई छोटी बहू आती है। वह पढ़ी लिखी और बड़े घर की बेटी होती है, इसलिए उसे ससुराल का तरीका पसंद नहीं आता। वह बार बार अपने मायके की बातें करती है, जिससे घर के बाकी लोगों को बुरा लगता है। धीरे धीरे घर में मनमुटाव बढ़ने लगता है और बात अलग रहने तक पहुंच जाती है। परंतु जब दादाजी को पता चलता है, तब दादाजी सबको समझाते हैं कि परिवार प्यार और समझ से चलता है, घमंड और झगड़े से नहीं। अगर परिवार के लोग अलग हो जाएं, तो परिवार कमजोर हो जाता है। जैसे पेड़ से डाली टूट जाने पर पेड़ कमजोर हो जाता है, ठीक वैसे ही इस कहानी से हमें यही सिखाया गया है कि परिवार में प्यार, सम्मान और समझ होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, चलिए इस एकांकी पर चलते हैं। इस एकांकी के पात्रों में सबसे पहले पात्र है दादाजी, जो परिवार में सबसे बड़े हैं, जो चाहते हैं कि परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे। अगला पात्र दादाजी का बेटा करमचंद है। वे समझदार हैं और दादाजी की बातों को मानते हैं। फिर है परेश, जो दादाजी का पोता है और छोटी बहू बेला का पति है। परेश कोशिश करता है कि उसकी पत्नी बेला भी खुश रहे और परिवार भी जुड़ा रहे। घर में बच्चे भी हैं, जिनका नाम है भाशी और मल्लू। महिलाओं में सबसे पहले है बेला, जो इस घर की छोटी बहू है। बेला पढ़ी लिखी है और बड़े घर से आई है। फिर है छोटी भाभी, जो बेला की सास और इंदू की माँ है। वे घर को संभाल कर रखने वाली समझदार महिला है। इसके बाद मंजली भाभी और बड़ी भाभी हैं, जो शांत और समझदार हैं और परिवार की बड़ी महिला है। मंझली बहू घर की दूसरी बहू है, जो हंसमुख स्वभाव की है। इसी तरह बड़ी बहू घर की सबसे बड़ी बहू है और इंदु दादाजी की पोती है। घर में पारो भी है, जो परिवार का हिस्सा है। और आखिरी पात्र है रजवा, जो घर की नौकरानी है। आज के समय में लोग अपनी आजादी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जीना चाहता है और किसी का नियंत्रण पसंद नहीं करता। लेकिन दादाजी मूलराज अपने पूरे परिवार को एक साथ रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पूरा परिवार एक इकाई की तरह एक साथ जुड़ा हुआ परिवार बना रहे और उनकी बात मानी जाए। उन्हें एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की तरह बताया गया है। जैसे बरगद का पेड़ अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं से बहुत जगह घेर लेता है और कई पक्षियों को अपने अंदर सुरक्षित रखता है, वैसे ही दादा पूरे परिवार को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। जैसे बरगद का पेड़ सालों तक तूफान और आंधी सहता रहता है, वैसे ही दादा भी परिवार को संभालने की कोशिश करते रहते हैं। दादा भी इसी बरगद के पेड़ के जैसे परिवार के पास लंबे समय तक रहने की वजह से मजबूत और प्रभावशाली लगते हैं। दादा की उम्र 72 साल है, लेकिन फिर भी उनका शरीर झुका नहीं है। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी बरगद की लटकती जड़ों जैसी लगती है, जो नीचे पेट तक आती है और ऐसा लगता है जैसे धरती को छूना चाहती हो। दादा का बड़ा बेटा 1914 के बड़े युद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गया था। इसके बदले सरकार ने दादा को एक मुरब्बा यानी 25 एकड़ जमीन, लगभग 150 बीघा जमीन दी थी। लेकिन दादा केवल उसी पर खुश नहीं हुए। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और समझदारी से उस जमीन को 10 मुरब्बा तक बढ़ा लिया। अब उनके बाकी बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के कारखानों का काम संभालते हैं, जो दादा ने अपनी जमीन पर लगवाया है। उनका सबसे छोटा पोता परेश अभी अभी नायब तहसीलदार बना है और इसी कस्बे में नौकरी कर रहा है। हाल ही में उसकी शादी लाहौर के एक अच्छे और अमीर परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से हुई है। दादा की छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार बनना और उसकी पत्नी यानी छोटी बहू का बहुत पढ़ी लिखी होना, दोनों ही बड़ी बातें हैं। परेश के अफसर बनने से दादा की इज्जत गांव और सरकारी लोगों में और भी बढ़ गई है। लोग उनका और ज्यादा सम्मान करने लगे हैं। लेकिन छोटी बहू का ज्यादा पढ़ा लिखा होना परिवार के लिए थोड़ी परेशानी भी बन गया है। घर की बाकी तीनों बहुएं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी, सीधी सादी और कम पढ़ी लिखी है। घर में पहले इंदु को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था, क्योंकि उसने स्कूल तक अच्छी पढ़ाई की थी। घर में उसकी बात भी मानी जाती थी और दादा उसे बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन जब नई छोटी बहू जो ग्रेजुएट है घर में आई, तो परिवार के माहौल में बदलाव आने लगा।
जैसे शांत पानी में अगर कोई बड़ा पत्थर गिर जाए तो उसमें लहरें उठने लगती हैं, वैसे ही परिवार में हलचल शुरू हो गई। इस एकांकी में जब पर्दा उठता है तो पहला दृश्य घर के बरामदे में शुरू होता है। यह बरामदा घर के औरतों के इकट्ठा होने की जगह है। यहाँ पूरे दिन चहल पहल रहती है। कभी वे धूप में बैठती हैं, कभी चरखा चलाती हैं, कभी बातें करती हैं, कभी आपस में झगड़ भी लेती हैं। और कुछ ना हो तो बाथरूम में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। ये बाथरूम बाहर के अहाते में है, इसलिए कपड़े धोने की आवाज भी आती रहती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों ओर पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे आमने सामने हैं, जिनकी खिड़कियां बरामदे की तरफ खुलती हैं। उसके बाद मंझली भाभी और बड़ी भाभी के कमरे हैं। छोटी भाभी, जो इंदु की माँ और बेला की सास है, उनका कमरा दाईं तरफ है। छोटी बहू का कमरा ऊपर छत पर है, जहां सीढ़ियों से जाया जाता है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर दो तख्त बिछे हैं। दो एक चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफी देर है, इसलिए बरामदे में शांति है। तभी गैलरी से औरतों की बात करने की आवाज आती है। कुछ देर के बाद इंदु गुस्से में तेजी से बाहर आती है और दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे बड़ी बहू धीरे और शांत स्वभाव में आती है। इंदु की भ्रुकुटियां यानी बहुत चढ़ी हुई है, जबकि बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहती है, आखिर कुछ कहो भी। क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप रहती है। बड़ी बहू फिर पूछती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी यानी नाराज हुई हो? इंदु गुस्से में कहती है कि और क्या ईंट मारती। जिस पर बड़ी बहू फिर पूछती है कि कुछ कहो भी। इंदु गुस्से में बताती है कि छोटी बहू हमेशा अपने मायके की तारीफ करती रहती है। कहती रहती है कि मेरे मायके में ऐसा होता है, वैसा नहीं होता। उसे लगता है कि यहाँ के लोग उसके मायके जितने अच्छे नहीं हैं, इसलिए वह घर के लोगों को कम समझती है और उन्हें अनपढ़ या गंवार जैसा मानती है। इस पर बड़ी बहू आश्चर्य से कहती है कि क्या? इंदु बताती है कि बैठक के बाहर मिश्रानी यानी काम करने वाली रो रही थी। जब मैंने कारण पूछा तो पता चला कि छोटी बहू ने उसे काम से निकाल दिया है। बड़ी बहू को यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता है और वह पूछती है कि उसका क्या दोष था। इंदु कहती है कि छोटी बहू का कहना था कि मिश्रानी को ठीक से काम करना नहीं आता। मिश्रानी ने विनती भी की कि वह कुछ ही दिनों में सब सीख जाएगी, क्योंकि उसे अभी इस घर का काम करते ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। लेकिन छोटी बहू ने उसकी बात नहीं मानी। उसने झाड़न उसके हाथ से ले लिया और कहा कि हट, मैं खुद कर लूंगी। अगर अभी तक तुझे साफ सफाई करना नहीं आया तो 5-10 दिन में भी नहीं आएगा। बड़ी बहू कहती है कि शायद छोटी बहू को काम करने का सही तरीका या सलीका पसंद नहीं आया। तब इंदु कहती है कि उसने जाकर छोटी बहू को समझाया कि यह मिश्रानी पिछले 10 साल से इसी घर में काम कर रही है। वह पूरे घर की सफाई करती है, बर्तन धोती है, कपड़े साफ करती है। ऐसा कौन सा काम है जो वह नहीं जानती? मैंने ये भी समझाया कि नौकर से काम लेना भी एक कला होती है। उसे डांटने या अपमान करने के बजाय समझाकर काम लेना चाहिए। बड़ी बहू इंदु की बात सुनकर कहती है, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तब इंदु आगे बताती है कि छोटी बहू तुरंत बोल पड़ी, यह तमीज तो बस आप लोगों को ही आती है। इंदु कहती है कि उसने तो झगड़ा नहीं किया, बस इतना कहा था कि नौकर से काम लेने का भी एक तरीका होता है। लेकिन छोटी बहू नाराज होकर बोली, और वह तरीका मुझे नहीं आता। मैंने तो नौकर यहाँ आकर ही देखे हैं। फिर कहने लगी कि काम उसी से ठीक तरह लिया जा सकता है जिसे काम की सही पहचान हो। केवल सुबह शाम झाड़ू लगा देने से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी सजावट और ढंग भी मायने रखते हैं। तुम लोग ऐसे अनाड़ी और ठीक से काम ना करने वाले नौकरों से कैसे काम चला लेते हो? उसके मायके में अगर ऐसे काम करने वाली होती तो वह 2 दिन तो क्या, कुछ ही घंटों में निकाल दी जाती। बड़ी बहू हैरानी से पूछती है, क्या सच में उसने ये सब बातें कही? इंदु गुस्से में कहती है कि जब से छोटी बहू घर आई है तब से वह अपने मायके के ही तारीफ करती रहती है। अगर नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, अगर खाना अच्छा है तो उसके मायके में, अगर पहनने का ढंग है तो उसके मायके में। वह इस घर के लोगों को कम समझती है। उसे लगता है कि यहाँ किसी को ठीक से रहना सहना नहीं आता। यहाँ के नौकर, पड़ोसी और यहाँ तक कि घर के लोग भी उसे गंवार लगते हैं। बड़ी बहू ये सब सुनकर चुप रह जाती है और हैरानी से सुनती रहती है। तब इंदु कहती है कि उसने भी जवाब में कह दिया, क्या खास बात है तुम्हारे मायके में? कम से कम एक अच्छी काम करने वाली ही साथ ले आती, ताकि हम भी उससे कुछ सीख लेते। तभी दाईं ओर वाले कमरे से छोटी भाभी बाहर आती है। वे इंदु की माँ है और छोटी बहू बेला की सास भी है।
उनके पीछे पीछे घर में काम करने वाली रजवा भी बाहर आती है। छोटी भाभी इंदु से पूछती है, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? इंदु कहती है, वे मीठी बात कहती कब है जो आज कड़वी बात कहेंगी? जिस पर छोटी भाभी कहती है, ये तुम आज कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा रोते हुए कहती है कि आज छोटी बहू ने उसे जबरदस्ती काम से हटा दिया। इतने सालों से वह इस घर में काम कर रही है, लेकिन आज तक किसी ने उसका इस तरह अपमान नहीं किया था। मुझे तो माँ जी, आप अपने पास ही रख लें। आज से मैं छोटी बहू के पास काम करने नहीं जाऊंगी। छोटी भाभी रजवा को समझाते हुए कहती है कि वह अभी नई और छोटी है, तुम भी उसकी बात का बुरा मानकर बच्चे जैसी हरकत मत करो। तब इंदु ताना मारते हुए कहती है कि हाँ, बहुत बच्ची है, उसे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। अपने मायके की बात आते ही वह किसी को कुछ नहीं समझती और बहुत तेज बोलती है। बड़ी बहू भी कहती है कि छोटी बहू को इस घर का रहन सहन पसंद नहीं है। उसे हमारा खाना, पहनावा, यहाँ तक कि हमारा पड़ोस भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर छोटी भाभी चिंतित हो जाती है। वे कहती हैं कि फिर कैसे काम चलेगा? हमारे घर में तो हमेशा से मिलजुल कर रहने की परंपरा रही है। यहाँ बड़ों का आदर किया जाता है। अपने साधारण घर को भी दूसरों के अमीर घर से बेहतर माना जाता है। नौकरों पर दया की जाती है और छोटों से प्यार किया जाता है। तभी मंजली बहू बाहर से जोर जोर से हंसती हुई आती है। वह इतनी हंस रही है कि खुद को संभाल नहीं पा रही। इंदु उसे देखकर पूछती है, क्या बात है भाभी, इतनी हंसी क्यों आ रही है? हमें भी तो बताओ। लेकिन मंजली बहू कुछ बोलने की कोशिश करती है और फिर से हंसने लगती है। इतने में गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी भी आ जाती हैं। वे दोनों पूछती हैं, आज इतनी हाहा ही क्यों हो रही है? इंदु कहती है कि ये भाभी तो बस हंसे जा रही हैं, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू कहती है, मैं बताती हूँ। लेकिन वह फिर हंस पड़ती है और पूरी बात नहीं कर पाती। बड़ी बहू कहती है, अरे कुछ बताओ भी, आखिर हुआ क्या है? मंजली बहू हंसते हुए कहती है कि आज भाई परेश की बड़ी मजेदार हालत हो गई। वह इतना शर्मिंदा हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। छोटी भाभी कहती है, अरे बहू, इतनी भी क्या हंसी? मंजली बहू फिर हंसते हुए बताती है कि अभी अभी छोटी बहू ने परेश को इस तरह डांट दिया कि बेचारा सीधा दादाजी के पास चला गया। ये सुनकर बड़ी बहू इंदु से पूछती है, इंदु आखिर हुआ क्या था? मंजली बहू बताती है कि वह ऊपर सामान रखने गई थी। वहां से उसने परेश और छोटी बहू की कुछ बातें सुनी, लेकिन सब समझ नहीं पाई क्योंकि वे अंग्रेजी में गिटपिट यानी बात कर रहे थे। उसे इतना समझ में आया कि छोटी बहू बहुत गुस्से में थी। जब परेश नहाकर अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे का सारा फर्नीचर बाहर निकला हुआ है। उसने हैरानी से पूछा कि ये सब क्यों हटाया गया है? तब छोटी बहू ने कहा कि वह अपने कमरे में ये टूटी फूटी और पुरानी कुर्सियां नहीं रखेगी। परेश कुछ कहना चाहता था और बोला, ये हमारे बुजुर्गों का सामान है। लेकिन छोटी बहू ने बीच में ही बात काट दी और कहा, अगर हमारे बुजुर्ग पुराने जमाने में साधारण तरीके से रहते थे तो क्या हम भी वैसा ही करें? इतना कहकर उसने बाकी रखा सामान भी बाहर फेंक दिया। मंजली बहू ये सब बताते हुए हंसने लगती है क्योंकि उसे यह घटना अजीब और थोड़ी मजेदार लगती है। इंदु उत्सुक होकर कहती है कि फिर क्या हुआ, आगे बताइए। मंजली भाभी हैरानी से कहती हैं, छोटी बहू ने सच में ऐसा किया? छोटी भाभी भी चौंक जाती हैं और कहती हैं, अरे ये तो हद हो गई। मंजली बहू आगे बताती हैं कि परेश ने छोटी बहू से कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा, पिता और चाचा बैठते रहे हैं, उन्हें कभी शर्म नहीं आई और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये सामान खराब है। अगर मैं इसे हटाने की बात करूंगा तो दादाजी सोचेंगे कि मेरी नौकरी लगते ही मेरा दिमाग बदल गया है। और परेश हाथ मटकाकर यानी हाथ का इशारा करके मना कर देता है कि ना भाई। ये सुनकर मंजली भाभी और बड़ी भाभी कहती हैं, हाँ, परेश ने बिल्कुल ठीक कहा। छोटी भाभी भी अपने बेटे की तरफदारी करते हुए कहती हैं, मेरा बेटा परेश भला है। मंजली बहू फिर बताती है कि छोटी बहू ने जवाब दिया, तो मत कहो कुछ, लेकिन मैं इस पुराने और बेढंगे सामान को अपने कमरे के पास भी नहीं आने दूंगी। इससे तो अच्छा है कि हम जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ जाएं। मेरे मायके में। इंदु गुस्से में कहती है कि छोटी बहू को हर समय बस अपने मायके की ही चिंता रहती है। वह हर बात में अपने मायके की तुलना करती रहती है। मंजली बहू बताती है कि छोटी बहू अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और महंगे फर्नीचर की खूब तारीफ करने लगी। उसने इतनी बातें की कि परेश कुछ बोल ही नहीं पाया। बेचारा परेश चुप हो गया और आखिर में दादाजी के पास चला गया। ये सुनकर मंजली बहू और बाकी औरतें हंसने लगती हैं।
मंजली बहू कहती है कि वह चुपचाप वहां से निकल आई। फिर वह मजाक में कहती है कि छोटी बहू की जुबान तो जैसे कैंची की तरह चलती है। ऊपर से जब वह अंग्रेजी बोलने लगती है तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु गुस्से में कहती है कि छोटी बहू केवल बातें बनाती है, काम कुछ नहीं करती। एक छोटा सा काम कहो तो भी 100 तरह के बहाने बनाने लगती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को दिए थे, लेकिन वे अभी तक गुसल खाने में ही पड़े हैं और खराब हो रहे हैं। छोटी भाभी ये सुनकर कहती हैं कि अगर कपड़े वही पड़े हैं तो उन्हें उठा क्यों नहीं लाई। वह इंदु से कहती है कि जाकर कपड़े उठा लाए और आंगन में झाड़ कर डाल दे। वह खुद बहू को समझा देगी कि इस तरह घर नहीं चलता। फिर वह चिंता से पूछती है कि क्या परेश ने उसे समझाया नहीं। इंदु ताने से कहती है कि परेश की तो वहां कोई सुनता ही नहीं। मंजली बहू भी बात में शामिल हो जाती हैं और कहती है कि मलमल के कपड़े और अबर भी अभी तक पड़े हुए हैं। परेश बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन छोटी बहू ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। परेश कचहरी में भले ही तहसीलदार हों, पर घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। छोटी भाभी को फिर दादाजी के कपड़ों की चिंता होती है। बड़ी भाभी ताना मारते हुए कहती हैं कि क्या इतनी पढ़ी लिखी छोटी बहू कपड़े धोएगी। इंदु तुरंत जवाब देती है कि क्यों, उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। तभी बाहर से दादाजी के हुक्के की आवाज आती है। छोटी भाभी जल्दी से इंदु से कहती है कि वह जाकर कपड़े झाड़कर अहाते में डाल दे। शायद दादाजी को उनकी जरूरत हो। अगर वे मांगेंगे तो वह बहू को समझा देगी। और इसी के साथ इस सीन का पर्दा गिर जाता है। दूसरा सीन, वही घर का बरामदा है। दाईं तरफ तख्त पर बिस्तर बिछा है। दीवार के सहारे तकिया लगा हुआ है। दादाजी आराम से तकिए के सहारे बैठे हैं और हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला बेटा करमचंद पास बैठा उनके पैर दबा रहा है। दादाजी हुक्का पीते हुए बाहर आंगन में खेलते बच्चों को देख रहे हैं। उधर स्नान घर से नल के तेज तेज चलने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बच्चा नल खोलकर पानी बहा रहा है। ये सुनकर करमचंद के चेहरे पर नाराजगी दिखाई देती है। पर्दा उठने के बाद कुछ समय तक नल के पानी की आवाज और हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है। फिर आगे का दृश्य शुरू होता है। करमचंद गुस्से में जगदीश से कहता है कि अब बस करो, क्यों इतनी आवाज कर रहे हो। थोड़ी देर तो शांति से रहने दो। अभी अभी हम लोग खाना खाकर बैठे हैं और तुम फिर शोर मचाने लगे हो। दादाजी हुक्के की नली हटाकर उधर देखते हैं और कहते हैं कि बच्चों को खेलने दो। फिर वे हुक्का पीने लगते हैं। बच्चे हंस रहे हैं। वे बरगद की एक डाल तोड़कर आंगन में गाड़कर उसे पानी दे रहे हैं। दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि बच्चों को पता नहीं है कि पेड़ से टूटी हुई डाल पानी देने से फिर से नहीं उगती। फिर वे करमचंद से कहते हैं कि वे हमेशा समझाते रहे हैं कि पेड़ से जो डाल एक बार टूट जाती है, उसे चाहे कितना भी पानी दो, उसमें पहले जैसी हरियाली नहीं आती। हमारा परिवार भी बरगद के बड़े पेड़ की तरह है। करमचंद गंभीर होकर कहता है कि शायद अब इस पेड़ की एक डाल अलग हो जाए। दादाजी चिंता में पूछते हैं कि क्या कह रहा है, कौन अलग होना चाहता है। करमचंद जवाब देता है कि शायद छोटा अलग हो जाए। दादाजी आश्चर्य से पूछते हैं, परेश, उसे क्यों कष्ट होगा। करमचंद जवाब देता है कि परेश को नहीं, बल्कि छोटी बहू को परेशानी है। दादाजी कहते हैं कि उन्हें तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर कोई शिकायत थी तो उसे समय रहते दूर कर देना चाहिए था। वे समझाते हैं कि जैसे हल्की सी चोट पर अगर तुरंत दवाई न लगाई जाए तो वह बड़ा घाव बन जाती है, वैसे ही छोटी बातों को समय पर ठीक ना किया जाए तो वे बड़ी समस्या बन जाती है। करमचंद कहता है कि उसे पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन उसके अनुसार छोटी बहू को बातों का बुरा कुछ ज्यादा ही लगता है। वह याद दिलाता है कि उसने मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे। घर के बाकी लोगों ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को वे पसंद नहीं आए। शायद वह अपने मायके को इस घर से बड़ा समझती है और इस घर को अच्छी नजर से नहीं देखती। दादाजी प्यार से समझाते हैं कि बेटा, बड़प्पन बाहर की चीजों से नहीं होता, बल्कि मन से होता है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर बहू को नफरत के बदले नफरत मिलेगी तो वह अलग होना ही चाहेगी, लेकिन अगर उसे प्यार और अपनापन मिलेगा तो उसके मन की सारी नाराजगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। महानता किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती, उसे अपने अच्छे व्यवहार से महसूस कराया जाता है। जैसे कोई सूखा पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो, जब तक वह ठंडी छाया और सुगंधित फूल नहीं देता, तब तक लोग उसे महान नहीं मानते। तभी बाहर से भाशी की आवाज आती है। वह रोते हुए शिकायत करता है कि दादाजी, मल्लू और जगदीश ने उसका बरगद का पेड़ उखाड़ दिया। वह गुस्से में चिल्लाता है और मल्लू से झगड़ते हुए पूछता है कि उसने उसका पेड़ क्यों उखाड़ा।
दादाजी हंसते हुए कहते हैं, पेड़? अरे बच्चे। फिर वे भाशी से प्यार से कहते हैं कि झगड़ा मत करो। वे करमचंद से कहते हैं कि जाकर दोनों बच्चों को अलग कर दे। करमचंद वहां से चला जाता है। दादाजी फिर से हुक्का पीने लगते हैं। इतने में परेश सिर झुकाए हुए अंदर आता है। दादाजी उसे प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 2 कपड़े धुलने के लिए भेजे थे। जाकर देखो कि बहू ने उन्हें धो दिया है या नहीं। अगर धो दिया हो तो ले आओ। फिर वे उससे बातें करेंगे। परेश शर्मिंदा सा खड़ा रह जाता है। दादाजी उसे समझाते हैं कि अगर कपड़े नहीं धुले तो कोई बात नहीं, बाद में धुल जाएंगे। वे उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। परेश चुपचाप आकर दादाजी के पास बैठ जाता है और दादाजी हुक्का पीते रहते हैं। दादाजी हुक्का पीना छोड़कर कहते हैं कि उन्हें अभी करमचंद से पता चला है कि छोटी बहू को रजाई की गिलाफ और मलमल का कपड़ा पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। परेश धीरे से जी कहता है। दादाजी आगे कहते हैं कि वे सोच तो रहे थे कि अब जब बहू घर आ गई है तो वह इंदू के दहेज की तैयारी में भी मदद करेगी। परेश फिर कहता है कि जी मैं इसलिए आया था। दादाजी उसे हिम्मत देकर कहते हैं कि हाँ हाँ, कहो क्यों झिझकते हो। तब परेश कहता है कि जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादाजी समझाते हुए कहते हैं कि बेटा किसी का मन इतनी जल्दी कैसे लग सकता है। अभी उसे इस घर में आए दिन कितने हुए हैं। और फिर मन अपने आप तो नहीं लगता, उसे लगाना पड़ता है। परेश कहता है कि वह कोशिश ही नहीं करती। दादाजी कहते हैं कि अगर वह कोशिश नहीं करती तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। वह कभी इतने लोगों के साथ मिलकर नहीं रही। इतने बड़े परिवार में वह घबरा जाती होगी। इसलिए हम सबको मिलकर उसे अपनापन देना चाहिए। परेश बताता है कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता, सब उसकी बुराई करते हैं। अभी माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदू और रजवा सब उसके पास आई थी। सबने शिकायत की और ताने दिए कि वह अपने पत्नी के हाथ का गुलाम बन गया है और उसे समझाता नहीं। उधर उसकी पत्नी भी दुखी है। वह कहती है कि सब उसका अपमान करती हैं, उसकी हंसी उड़ाती है और उसे अपना नहीं समझती। उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने नहीं परायों के बीच आ गई हो। परेश आगे कहता है कि अगर दादाजी उसकी बात माने तो। दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ, खुलकर कहो। परेश बताता है कि उसकी पत्नी आजादी चाहती है। उसे दूसरों का दखल देना और बार बार आलोचना करना पसंद नहीं है। दादाजी चुपचाप हुक्का पीते रहते हैं। परेश आगे कहता है कि उसकी पत्नी को लगता है कि वह घर की छोटी बहू है, इसलिए सब लोग उसे समझाना, आदेश देना और उसकी गलती निकालना अपना हक समझते हैं। दादाजी फिर भी कुछ नहीं कहते, बस हुक्का पीते रहते हैं। परेश बताता है कि वह अलग घर बसाना चाहती है, जहां कोई उसे रोक टोक ना करे और वह अपनी मर्जी से रह सके। वह चाहती है कि अगर बाग वाला मकान मिल जाए तो वहां शांति से रह सकती है। परेश यह भी कहता है कि वह हमेशा यहाँ रहने वाला नहीं है। कुछ दिनों में उसकी बदली हो जाएगी, इसलिए उतने समय के लिए अगर बाग वाले मकान का इंतजाम हो जाए तो उसकी पत्नी की बेचैनी और नाराजगी दूर हो सकती है। आखिर में परेश कहता है कि अब वह उसे कैसे समझाए। दादाजी कुछ देर तक चुपचाप हुक्का पीते रहते हैं। फिर कहते हैं कि इस समस्या का आसान उपाय तो यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह मकान वैसे भी खाली पड़ा है और अभी उनका उसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन वे आगे कहते हैं कि उनके जीते जी ऐसा होना संभव नहीं है। वे समझाते हैं कि जब वे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक बड़े बरगद के पेड़ की तस्वीर दिखाई देती है, जो शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों से भरा हुआ है। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि जैसे उसकी डालियां टूटने लगती हैं और वह पेड़ सूखा ठूंठ बन जाता है। ये सोचकर मेरा मन घबरा जाता है। वो कहते हैं कि ना बेटा, मैं अपने जीते जी ये सब नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सबको समझा दूंगा। कोई भी तुम्हारी पत्नी का अपमान करने का साहस नहीं करेगा। कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा से घर में पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे। अंत में दादाजी परेश को समझाते हैं कि तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, तुम्हारी पत्नी को इस घर में वही सम्मान और अपनापन मिलेगा जैसे उसे अपने मायके में मिलता था। परेश कहता है कि जैसा आप ठीक समझें। दादाजी उसे समझाते हैं कि और देखो, तुम खुद भी ध्यान रखना कि तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे।
ऐसी कोई बात न करना जिससे उसे अपमान महसूस हो। जब परेश जाने लगता है तो दादाजी उसे रोककर कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर जाओ और उसकी पसंद की सभी चीजें खरीद लाओ। बाकी बातों की चिंता तुम मत करो, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। परेश कहता है, जैसी आपकी इच्छा, और वहां से चला जाता है। दादाजी फिर से हुक्का पीने लगते हैं। वे लंबे लंबे कश लेते हैं। इससे लगता है कि वे सिर्फ हुक्का ही नहीं पी रहे, बल्कि गहरी सोच में भी डूबे हुए हैं। वे परिवार की समस्या के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दादाजी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। वे रजवा को आवाज लगाते हैं, रजवा, रजवा। फिर हुक्का पीते हैं। जब वह नहीं आती तो वे फिर से जोर से पुकारते हैं, रजवा, रजवा। दूर से रजवा की आवाज आती है, जी आई। वह जल्दी जल्दी दौड़ती हुई अंदर आती है। दादाजी उससे कहते हैं कि छोटी बहू को छोड़कर घर के बाकी सभी लोगों को उनके कमरे में बुला दे। सबको कह दे कि अपना काम छोड़कर तुरंत उनके पास आए। जब रजवा जाने लगती है तो दादाजी उसे फिर याद दिलाते हैं कि कोई भी ना छूटे, सबको जरूर बुलाना। रजवा कहती है कि जी, मैं अभी जाकर सबको बुला देती हूँ, और वहां से चली जाती है। दादाजी फिर से हुक्का पीने लगते हैं। उसी समय नल के पास से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादाजी गहरी सोच में लंबे लंबे कष्ट लेते रहते हैं। धीरे धीरे घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। बच्चे और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठ जाते हैं, और औरतें बरामदे के फर्श पर बैठ जाती हैं। रजवा सबके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयां बिछा देती है। दादाजी हुक्का पीना छोड़कर पूछते हैं कि इंदु कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रही। फिर वे सबकी ओर देखते हुए हुक्का पीने लगते हैं। रजवा स्नान घर की ओर जाकर इंदु को आवाज देती है। जो कपड़े धोने की आवाज लगातार आ रही थी, वह अचानक बंद हो जाती है। इंदु बाहर से आवाज देती है, जी आई। फिर अंदर आकर कहती है कि वह नल पर कपड़े धो रही थी। दादाजी हुक्के का एक कश लेकर उसे कहते हैं, बैठो बेटा। कुछ क्षण तक के लिए वे चुपचाप हुक्का पीते रहते हैं। फिर वे सबकी ओर देखकर कहते हैं कि मैंने सबको एक खास कारण से बुलाया है। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू का इस घर में मन नहीं लग रहा है। इंदु कुछ कहने के लिए कहती है, दादाजी। दादा इंदु से कहते हैं कि इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है, और अपने घर में सबका आदर पाती थी। वहां वह सबकी प्रिय थी। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या पद से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में भले ही छोटी हो, लेकिन समझ में हम सबसे आगे हो सकती है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें। दादाजी फिर कहते हैं कि मुझे खुशी होगी यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक मौका दो। उसे कभी ऐसा महसूस ना हो कि वह किसी पराये घर में आ गई है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर कहते हैं कि बेटा, ये कुटुंब यानी परिवार एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ पेड़ है, और डालियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर अलग हो जाए। तुमने हमेशा मेरा कहना माना है। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने छोटी बहू का अपमान किया है, या उसकी हंसी उड़ाई है, या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। दादाजी फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। दादाजी इंदु और मंजली बहू से कहते हैं कि इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। फिर दादाजी मंजली बहू को समझाते हैं कि मंजली बहू, तुम अपनी हंसी मजाक उन्हीं लोगों तक रखो जो उसे सहन कर सके। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, खासकर तब तक जब तक वे पूरी तरह इस परिवार का हिस्सा महसूस ना करने लगे। इसके बाद वे इंदु से कहते हैं कि और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी समझदार, पढ़ी लिखी और अच्छे संस्कारों वाली है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ।
फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि अब तुम जाओ और देखो कि मुझे शिकायत का अवसर ना मिले। उनका गला भर आता है। मेरी यही इच्छा है कि परिवार की सभी डालियां एक साथ फले फूलें और सुख शांति से जीवन बिताएं। परिवार का कोई सदस्य अलग हो जाए, ये सोचकर ही मेरा मन कांप उठता है। दादाजी फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु कहती है कि हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देकर कहते हैं कि भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ, आज तुम्हें बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की एक कहानी सुनाऊं। मल्लू दरवाजे से झांककर कहता है कि हम वह कहानी पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। हर बार वही बरगद के पेड़ वाली कहानी सुनाई जाती है। भाशी भी मजाक करते हुए कहता है कि अगर चांद राजा और तारा राजा की कहानी सुनाएंगे तो आएंगे। वह दादाजी की नकल उतारते हुए कहता है, एक था बरगद का पेड़। दादाजी ये सुनकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि यही कहानी परिवार, समाज और देश को जोड़कर रखती है। यही कहानी जीवन को मजबूत, बड़ा और महान बनाती है। फिर वे हुक्का पीने लगते हैं और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है। तीसरा दृश्य, वही घर का बरामदा दिखाई देता है। दोनों तख्त पहले की तरह खिड़कियों के पास रखे हैं और दो चारपाइयां दीवार के साथ लगी हुई है। बस एक कुर्सी अब बीच में रखी है। लगता है कि छोटी बहू बेला उस कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रही थी। लेकिन जब पर्दा उठता है तो वह बेचैन होकर बरामदे में टहलती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में एक किताब है। ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते उसके मन में कोई विचार आ गया है, इसलिए वह उठकर इधर उधर घूमने लगी है। बेला अपने आप से सोचती है कि वह कैसे लोगों के बीच आ गई है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग असल में कैसे हैं। कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ और। उनका स्वभाव पल पल में बदल जाता है। वह सोचते हुए धीरे धीरे टहलती रहती है। वह मन ही मन कहती है कि कभी ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं जैसे आग हों, और कभी बहुत नरम और मीठे बन जाते हैं। आज जिस बात को गलत कहते हैं, कल उसी की तारीफ करने लगते हैं। मैं तो इन सब बातों से परेशान हो गई। फिर वह जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और किताब खोल लेती है। उसी समय अंदर से उसकी सास यानी छोटी भाभी बरामदे में आती है और कहती है कि तुम ठीक कहती थी बेटी। इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती थी ये सामान इतने दिनों से कमरे में रखा है और सब लोग इसी पर बैठते रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना मान जाएं। पर तुमने अच्छा किया जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी पसंद का सामान खरीद लाओ। ये सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार वह निगोड़ा यानी नटखट इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। बेला कहती है कि आप बैठिए माँ जी, जिस पर छोटी भाभी कहती है कि बस तुम बैठो बेटी, मैं तो वैसे ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, और भी बीसों काम है। दिन भी ढल रहा है। मैं सोचती थी कि तुम मेरी बात को बुरा ना मानो। सच बताऊं बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रोती थी। नौकरानी समझदार और भरोसेमंद है, आज्ञाकारी भी है, लेकिन जो काम उसने कभी किया ही नहीं वह कैसे कर सकती है। बेला उठती हुई कहती है, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाती हुई कहती है कि बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट नहीं करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। रजवा थोड़ी संवेदनशील स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम ऐसा करना कि जब नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार सफाई करना सिखा देना। फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला कहती है कि नहीं नहीं आप। सास बात काटती हुई कहती है कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध भी हो जाएगा। तुम बस इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करना। सास जाने को होती है तो बेला कहती है कि आप बैठिए तो सही। सास कहती है कि नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार में तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी, और चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप बड़बड़ाती है कि मैं इन लोगों को कुछ भी तो नहीं समझ पाती। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मंजली भाभी बेला से कहती है, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? और थोड़ा हंसकर कहती है कि बुढ़िया है तो समझदार।
बड़ी बहू भी कहती है कि बेला, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, वास्तव में काम की परख नहीं है। पर अब बेला बीच में ही बात काट कर कहती है कि आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी वैसे ही खड़े खड़े कहती हैं कि मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। सच बताऊं बहू, दादाजी पुराने नौकरों पर बहुत भरोसा करते हैं। ये लोग ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से यही नौकर काम करते आ रहे हैं। रजवा की सास भी यहाँ काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करेगी। इस पर बड़ी बहू बेला से कहती है कि मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला थोड़ी चिढ़कर लेकिन गंभीर होकर कहती है कि नहीं, नए नौकर की जरूरत नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। थोड़ी नाराजगी से कहती है कि पर आप खड़ी क्यों हैं? मंजली भाभी कहती हैं कि हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। बेला थोड़ी चिढ़कर कहती है कि मेरा कोई नुकसान नहीं होता। फिर बड़ी बहू कहती है कि हम आपसे छोटी हैं, उम्र में भी और समझ में भी। बेला रुआंसी आवाज में कहती है कि आप मुझे क्यों परेशान करती हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, जैसे मैं पराई हूं? और बेला उठ खड़ी होती है, जिस पर बड़ी बहू कहती है कि बैठो बैठो। मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला कहती है कि मैं चली जाती हूँ, और रुलाई को रोकते हुए आंखों पर रुमाल रखकर तेजी से चली जाती है। मंजली भाभी अपने आप से कहती हैं कि परायों जैसा व्यवहार। बाहर से मंजली बहू के हंसी की आवाज आती है। अगले क्षण वह और इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु मंजली बहू से पूछती है कि सच? मंजली बहू हंसी रोककर कहती है कि और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दोनों आंखों से देखा है। और हंसते हुए बताती है कि मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। इस पर सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू पूछती है कि भाई मुझे भी तो बताना, मलावी ने सच में क्या किया? मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है, यानी बैठ जाती है। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर पास होते हुए पूछती हैं कि मलावी ने बंसीलाल के सामने उखाड़ फेंकी छत? मंजली बहू जवाब देती है कि मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय। आश्चर्यचकित होकर मुंह बंद किए देखते रह गए। सब जोर जोर से हंसने लगती हैं। बड़ी बहू पूछती है कि अरे कौन सी छत खोद डाली, ये तो बताओ। मंजली बहू बताती है कि रसोई की, और कौन सी। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए, और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया था कि जाने किसने मलावी को जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल दी है। तभी मलावी आई और फावड़े से सारी छत उखाड़ दी। बंसीलाल तब पहुंचे, तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस मुंह खोलकर देखते रह गए। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। मंजली भाभी पूछती है कि पर बंसीलाल का लड़का? मंजली बहू जवाब देती है कि गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। और मंजली बहू जंघा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे ताल ठोक रहा है। इंदु पूछती है कि ताल ठोक रहा है? मंजली बहू कहती है कि हाँ, सच में ताल ठोक रहा है, और कह रहा है कि मैं घर की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मलावी कमर कसी खड़ी है, यानी पूरी तरह से तैयार खड़ी होकर कह रही है कि जो कोई माइका लाल है आकर घर के भीतर पांव रखकर दिखाए। इस पर सब हंसती हैं। तभी इंदु अंगुली होठों पर रखकर श्श करके कहती है कि भाभी आ रही है। सभी की हंसी एकदम बंद हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब लिए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला पूछती है कि क्यों जीजी, आप एकदम चुप क्यों हो गई? किस बात पर हंस रही थी? मंजली भाभी कुर्सी से उठकर कहती हैं कि ऐसे ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला कहती है कि नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंजली बहू जल्दी से उठकर कहती है कि आइए, आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों भी चारपाई से उठ जाती हैं और कहती हैं कि आइए आइए, आप इधर बैठिए। फिर माहौल शांत हो जाता है, जिसमें थोड़ी घुटन महसूस होती है। बेला बाहर की ओर चल देती है। इंदु कहती है कि बैठी भाभी जी, अब चली क्यों गई? बेला मुड़कर थके हुए और भारी स्वर में कहती है कि मैं बस यहीं जा रही थी, चलते चलते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, आप हंसिए, मजे से हंसिए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मंजरी बहू कहती है कि मैंने कहा था ना, इस ओर मत आओ, मेरी आदत है हंसने की। इंदु कहती है कि अब तो यही एक जगह बची थी बैठने को।
मंजली बहू कहती है कि मैं हंसती हूँ तो दिल से हंसती हूँ, पर यदि इससे छोटी बहू के पढ़ने में दिक्कत होती है तो। मैं कहती हूँ दादाजी को पता लग गया तो वो। इंदु कहती है किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मंजली बहू कहती है कि क्या तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। और जोर जोर से हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। जिस पर इंदु कहने लगती है कि मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं। मैं तो चली और जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी कहती है कि ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना मत बैठो। और बड़ी बहू से कहती है कि हम तो गोदाम में जा रहे थे, चलो गेहूं छटवा लें। छोटी बहू तो पहले ही जा चुकी थी, दिन भी जल्दी खत्म हो जाएगा और महरिया भी चली जाएंगी। बड़ी बहू कहती है कि मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चलो चलें। दोनों चली जाती हैं। मंजली बहू पारो से कहती हैं कि मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। पारो जवाब देती है कि मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मंजली बहू अपने आप से कहती है कि ये छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। और हंसती हैं। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती हैं। भागकर उनके पास जाती है। मंजली बहू उनसे कहती है कि सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। और जोर जोर से हंसने लगती हैं। बड़ी भाभी पूछती हैं कि मलावी ने छत खोद डाली। मंजली बहू उन्हें अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई कहती हैं कि हाँ हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि एकदम गुस्से में मलावी आ गई। बड़ी भाभी कहती है कि परंतु। मंजली बहू एकदम कहती है चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती हैं। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं। बेला परेश से कहती है आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अजनबियों के बीच आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता और मैं किसी को नहीं समझ पा रही। परेश कहता है कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला बताती है कि मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे बाढ़ से मुर्गी के बच्चे डरते हैं। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश कहता है कि पर इसमें। बेला एकदम बात काट कर कहती है कि और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। जरा सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश कहता है कि मेरे समझ में नहीं आता कि तुम क्या कहना चाहती हो। पहले तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। पहले तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें पहले शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। न जाने तुम क्या चाहती हो। और तेजी से परेश सीढ़ियां चढ़ जाता है। बेला कुर्सी पर बैठकर कहने लगती है कि न जाने मैं क्या चाहती हूँ। और सिसकने लगती है, ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। और बाहों में मुंह छिपाकर सिसकने लगती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु बेला से कहती है कि भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर फिर पूछती है कि भाभी जी भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु देखकर कहती है कि है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर कहती है कि नहीं, मैं रो नहीं रही। पर इंदु भगवान के लिए मुझे जी जी करके मत बुलाया करो। जिस पर इंदु कहती है कि भला ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी भी तो हैं। बेला फिर कहती है कि पहले तो तू मुझे जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु जवाब देती है कि मैं तो पहले पागल थी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला एकदम चौंक कर पूछती है कि दादाजी ने क्या कहा था। इंदु बेला को बताती है कि उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला कहती है किंतु उन्होंने ये सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु कहती है कि शायद छोटे भैया ने उनसे ये कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। तब बेला कहती है कि ओ ये बात है। इंदु कहती है कि दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, परंतु किसी का अलग होना नहीं सह सकते। वे कहा करते हैं कि हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला कहती है परंतु मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ।
इंदु जवाब देती है कि ये कैसे हो सकता है भाभी जी। बेला लंबी सांस छोड़ती हुई कहती है कि आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु कहती है कि आप कैसी बातें करती हैं। लाइए, कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी धो दूंगी। बेला चुप सोचती है। इंदु फिर कहती है कि भाभी जी। बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इस पर इंदु कहती है कि दादाजी नाराज होंगे। बेला कहती है कि मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु कहती है कि भाभी जी। बेला कहती है मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ कहती है भाभी। बेला इंदु से कहती है कि चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु ने कहा कि पर कपड़े। बेला बताती है कि मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण के बाद बरामदे में कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की अंगुली पकड़े प्रवेश करते हैं। दादा कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। जिस पर मल्लू कहता है कि मैं उड़न खटोला लूंगा। अचानक बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं कि हैं छोटी बहू। तभी इंदु कहती है कि मैंने तो बहुत कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा ने छोटी बहू से कहा कि छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। दादाजी पूछते हैं कि बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई है, कहती है कि मैंने बहुत कहा परंतु भाभी नहीं मानी। दादा को इंदु का केवल भाभी कहना अच्छा नहीं लगा। जिस पर दादाजी ने कहा कि इंदु तुझे कितनी बार कहा कि आदर से। जिस पर बेला ने दादाजी से कहा कि आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए। और बेला सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है और पर्दा अचानक गिर पड़ता है। इस तरह से ये एकांकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।